जी, तो एडीएस में आज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड एंड मल्टीप्लायर। एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड एंड मल्टीप्लायर का इशू। ठीक, तो कीन्स ने कहा कि इकोनॉमी में, क्लासिकल्स का ऐसा मानना था, क्लासिकल्स कहते थे कि इकोनॉमी में कल क्लास में थे शायद आपको, हाँ स्टार्टिंग में थे, ठीक है ठीक ठीक। तो कीन्स की थ्योरी ये कहती है बच्चे, आपने हल्का सा देखा भी होगा 12th क्लास में, कि इकोनॉमी में ये डिमांड कर्व है, ये लाइन ऑफ 45 डिग्री है, ये आप जानते हैं। ठीक, एएस की लाइन होती है, ये लाइन ऑफ 45 डिग्री बोलते हैं, इनकम की लाइन है। ठीक, और यहाँ पर हम एडी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही करते थे, देखा होगा आपने, और यहाँ पे दिखाते हैं इनकम या आउटपुट, और ये एक कर्व है एडी का, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक, जानते हैं ऐसे कैसे बनता है, थोड़ा बेसिक पता होगा। अब यहां पर देखना बेटा, आदि इस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, इस पॉइंट के ऊपर ये सिचुएशन, अब इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब डिमांड हमेशा सप्लाई के इक्वल ही आने की कोशिश करता है, ये इक्विलिब्रियम कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाता, चेंज होता रहता है, लेकिन डिमांड सप्लाई के हमेशा इक्वल ही आएगा। कीन्स ने कहा था कि ये जो इक्विलिब्रियम है, जहां पे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है। ठीक, इस पॉइंट पर इकोनॉमी में एक तीन पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि उस टाइम पर इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितने भी लोग विलिंग टू वर्क हैं, एबल टू वर्क हैं, उन्हें काम मिल जाएगा। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए, मतलब जितने भी लोग काम करना चाहे, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो लोग विलिंग टू वर्क है, जो काम करना चाहते हैं, जिनमें काम करने की एबिलिटी है, गिवन वेज रेट पे ओके है, उन्हें काम मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, कि सबको काम मिल जाएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। या कभी कभी क्या करते हैं, हम जॉब को चेंज भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ से रिजाइन डालकर हम दूसरी कोई जॉब देखते हैं, तो इस टाइम पीरियड में हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यानी कि जब एक सेक्टर को चेंज करके हम दूसरे सेक्टर में जाएंगे, तो उस टाइम पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। कोई टीचर है, मैम है, उनकी मैरिज हो गई, मैरिज के दौरान उन्होंने रिजाइन डाल दिया 6 महीने के लिए, फिर मैरिज के 1 साल बाद उन्होंने जॉब ज्वाइन की, तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हमेशा रहती है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी एग्जिस्ट करता है फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी, यानी कि जब आप एक जॉब को चेंज करके दूसरी जॉब में जाओगे, तो उस टाइम पीरियड में आप अनएम्प्लॉयड रहते हो। सेकंड, कभी कभी कुछ टेक्निकल चेंज आ जाते हैं, तो उस वजह से भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद भी एग्जिस्ट करेगी। फ्रिक्शनल थोड़े टाइम पीरियड के लिए, और स्ट्रक्चरल कोई टेक्निकल चेंज आ गया, आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते, तो आपको एक्सपर्ट बनने में टाइम लग जाता है। तो इस दौरान में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होगी अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद भी। और ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को हो सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो गया कि हम रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे एक पीपीसी कर्व बनाते थे, आपको याद होगा 11th क्लास में, तो पीपीसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करते थे, ये वाले सारे पॉइंट, ये क्या दिखाते हैं कि ये दो गुड्स के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जब इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करे। ठीक, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट वो रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। ठीक, ये एक आइडियल सिचुएशन है। अब इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट तो होता नहीं है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन थी। वैसे ही एक आइडियल सिचुएशन ये है कि यहाँ पर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, तो कितना वो बना सकती है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम आ गई। किन्स ने कहा कि हमेशा ऐसा भी हो सकता है कि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब भी एडी इक्वल टू यस हो। मान लेते हैं कि कंट्री में 10 लोग रहते हैं,
10 पीपल्स हैं, 10 लेबर है, और ये मिलकर 10 लोग मिलकर 10 बर्गर बनाते हैं। कितने? 10 बर्गर। अगर एक लेबर एक बर्गर बनाएगा तो 10 मिलके 10 बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर डिमांड देखें, अगर 10 बर्गर की डिमांड है और 10 बर्गर की सप्लाई हो गई तो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, 10 के 10 लोगों को काम मिल जाएगा, रिसोर्सेज आपने फुली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड कर लिए। किसी रीजन से ये भी हो सकता है कि डिमांड 10 बर्गर की ना होकर 5 बर्गर की, तो सप्लाई भी 5 बर्गर की ही की जाएगी। ठीक, इस दौरान हम 5 लोगों को ही काम दे पाएंगे और 5 लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखो इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, 5 लोगों को काम आपने नहीं दिया। तो ये सिचुएशन भी कीन्स कहते आ सकती है इकोनॉमी के अंदर, ये डिमांड है और यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम है। डिमांड अगर कम रह गई, कम का मतलब डिमांड का नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ पर इकोनॉमी अगर है इवन वाले पॉइंट, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे केन्स से पहले, वो ये मानते थे कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही रहेगी, कभी भी अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। तो कीन्स ने कहा नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। क्लासिकल से मानते थे कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट करती है, एडी इक्वल्स टू एएस जहां पे होंगे वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट ही होगा। ये कीन्स का थोड़ा उनसे अलग थ्योरी है, कॉलेज में जाएंगे तो वहां स्टडी करेंगे क्लासिकल थ्योरी क्या है और कीन्सियन थ्योरी। तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको काम दे दिए, और अंडर एम्प्लॉयमेंट, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, किसी रीजन से डिमांड कम हो सकती है। जैसे कोविड में पेंडेमिक आ गई, डिमांड गिर गई। ठीक, अगर डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। ठीक, मेन फैक्टर है डिमांड। कीन्स का मानना है कि मेन फैक्टर डिमांड होता है, सप्लाई। अगर डिमांड पेंडेमिक में कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, कंट्री में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई, पर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, और इस ड्यूरेशन में देखिए आपकी इनकम भी, नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज्ड नहीं कर रहे हैं, डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, इस दौरान कंट्री की नेशनल इनकम भी, नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात है, अगर डिमांड कम हो गई तो इकोनॉमी में देखना, पॉइंट ध्यान से बच्चे, अगर डिमांड कम हो गई है तो डिमांड कम होने का मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस के पे क्या इंपैक्ट होगा इसका, प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। अगर डिमांड कम है मार्केट में, कोई खरीदना नहीं, सप्लाई एक्सेस में हो जाएगी, तो उससे रेट क्या होगा, प्राइस क्या होगा, प्राइस लेवल जो होगा इकोनॉमी के अंदर, वो प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड है तो नेशनल इनकम भी कम होगी। कोविड में देखा प्राइसेस भी कम होने शुरू हो जाएंगे और कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये तीनों चीजें घटनी शुरू हो जाएगी अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिमांड कम हो रही इकोनॉमी में। और ये सिचुएशन हमने कोविड के दौरान देख भी ली। और ये जो गैप आ रहा है ये वाला आपका, ये पॉइंट ई से लेके ये टी तक गैप जो बनता है, या E1 से T1 तक, या E2 से T तक ये गैप है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या पॉइंट है ये, डिफ्लेशनरी, मतलब जितनी डिमांड हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए थी, डिमांड उससे कम है। इस सिचुएशन, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एक साथ ही आप देख सकते हो, अलग अलग इसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जितनी डिमांड, ये गैप कम आ रहा है आदि देखना, ये पॉइंट यहां से यहां तक, इसको डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। द गैप बाय विच एक्चुअल एडी, ये आपकी एक्चुअल एडी है और ये एडी है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितनी चाहिए, इसका जो गैप होगा ये डेफिशिएंट डिमांड है। और ये अगर ये पॉइंट जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद देखना पॉइंट, इस पॉइंट को, ये हमने एडी कर्व बनाया है और हम ये एएस कर्व बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कंट्री की इनकम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी डिमांड बढ़ जाती है किसी रीजन से, मान लीजिए मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर और फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर डिमांड इंक्रीज करती है तो सप्लाई तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि सभी रिसोर्सेज को आपने काम दे दिया, फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये जो गैप बनेगा ये वाला, ये दिखाता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये डिमांड जो बढ़ रही है ये प्राइस बढ़ने की वजह से बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो गैप होगा इसको बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड। ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा।
इन्फ्लेशनरी गैप मतलब जितने डिमांड हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, डिमांड उससे ज्यादा है, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है, एक्सेस डिमांड। और जितने डिमांड हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, डिमांड उससे कम रह गई, तो ये डेफिशिएंट डिमांड है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या फिर डिफ्लेशनरी गैप। ठीक, अब ये दोनों सिचुएशन ठीक नहीं है। इसे कैसे गवर्नमेंट टैकल करती है सिचुएशन? यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में अगर डिमांड बढ़ती है तो कंट्री की नेशनल इनकम नहीं बढ़ सकती, ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुका है, अब रिसोर्सेज तो है नहीं, इनकम कैसे बढ़ाओगे? तो कंट्री की इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कंट्री का प्राइस लेवल जो है वो तेजी से बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी एक्सेस डिमांड के केस में, और इससे एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड सिर्फ प्राइस बढ़ते हैं और कोई चीज ना बढ़ती है ना कम होती है, और ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड सब चीजें कम होती है। अगर डिमांड नहीं है मार्केट में तो प्राइसेस भी गिरेगा, इनकम भी गिरेगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम। ये एमसीक्यू बन सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान रखना पॉइंट। ठीक, और फुल एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड चाहिए, ये वाली जो इक्विलिब्रियम पे डिमांड होती है, इसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। ये डिमांड इफेक्टिव डिमांड है, जो डिमांड इक्विलिब्रियम पे होती है, बाकी डिमांड नहीं। जिस डिमांड पर डिमांड सप्लाई की इक्वल होती है वो इफेक्टिव डिमांड है। ये पॉइंट को ध्यान रखना है। कोई क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहते हैं? ये आइडिया होगा हल्का सा आपको? ठीक, तो बच्चे दो तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट और एक अंडर एम्प्लॉयमेंट। सर जी सर, जो ईडीएस अप्रोच होती है उससे इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक नहीं कर सकते? हाँ, ठीक कर सकते हैं, करते हैं ठीक। अभी ये दोनों सिचुएशन ठीक कर सकते हैं। इसको ठीक करने के तरीके क्या है? एक अगर डिमांड एक्सेस में है, मेथड देख लो बेटा कैसे ठीक करते हैं। डिमांड एक्सेस में है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि मनी सप्लाई एक्सेस में है, मनी सप्लाई ज्यादा है, करेंसी ज्यादा आ गई लोगों के हाथ में, मनी सप्लाई से डिमांड बढ़ती है, अगली डिमांड, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन, कीमतें बढ़ती है, ये इंपैक्ट आता है एक्सेस डिमांड का। एक्सेस डिमांड से, या आप ऐसे लिख लो प्राइजेस, यहाँ हम लिखे एक्सेस डिमांड है। क्यों एक्सेस डिमांड? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है, ये रीजन है। मनी सप्लाई ज्यादा होने से क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होने का रीजन है। और इन्फ्लेशन ज्यादा क्यों? डिमांड। तो मेन बात है इन्फ्लेशन, प्राइसेस का बढ़ना। प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिमांड ज्यादा है। डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है। मनी सप्लाई क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक्सेस डिमांड, करेंसी ज्यादा प्रिंट हो गई है, ये इफेक्ट है। अब मनी सप्लाई कम करके ही हम सोल्यूशन कर सकते हैं। मनी सप्लाई कैसे कम होगी? तो कीन्स ने कहा कि सर गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट। उस फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेशन बढ़ा देगी। अगर आपके ऊपर टैक्स बढ़ जाता है, यदि पहले आपकी इनकम 100 रुपए थी, आप 10 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे, अभी आपकी इनकम 100 रुपए है और गवर्नमेंट आपसे 20 रुपए टैक्स ले ले, तो आपके पास 80 रुपए बचेंगे। यानी कि टैक्स बढ़ने से आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए और आपके पैसे कम बचे, तो डिस्पोजल इनकम कम होने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। डिस्पोजल इनकम कम होने से परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम होने से डिमांड भी, एग्रीगेट डिमांड भी इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। और अगर डिमांड एक्सेस में है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाकर डिमांड को कम कर सकती है। इस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाएगा तो पैसा आपके पास से गवर्नमेंट के पास ज्यादा चला जाएगा। और गवर्नमेंट के पास अगर पब्लिक, एक और है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसे ऑलरेडी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो इस केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी। ध्यान देना, गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर कम कर देगी। तो जब गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगी, मेट्रो नहीं बनाएगी, बुलेट ट्रेन नहीं बनाएगी, रूट्स नहीं बनाएगी, तो लोगों के पास पैसे भी नहीं जाएंगे। ठीक, तो इससे भी डिस्पोजल इनकम कम हो जाती है, यानी कि परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाती है। अगर एक्सेस डिमांड है तो इस तरीके से, ये दो मेथड को बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, तो गवर्नमेंट अगर एक्सेस डिमांड है, एक बच्चा आंसर लिख के आया बोर्ड में कि सर एक्सेस डिमांड है, तो पूरा आंसर लिखा उसने प्री बोर्ड में अपने। मैं क्या आंसर लिख कर आया? सर डिमांड अगर एक्सेस में है ना, तो मतलब लोग खरीद नहीं पाएंगे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कीमतें बढ़ी हुई है,
मैं कहा हाँ कीमतें बढ़ी हुई हैं। तो कह रहा कि सर फिर लोग खरीद नहीं पाएंगे। मैं कहा हाँ नहीं खरीद पाएंगे। फिर सर गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी उनके ऊपर ताकि उनके पैसे बचे तो महंगी महंगी चीजें ले पाए। बच्चे का अपना एक्सप्लेनेशन था, उसने इस हिसाब से लिखा। वो खैर अच्छा था कि वो प्री बोर्ड था तो बच गया, नहीं तो उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अपने पॉइंट ऑफ से कि चीज सर इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई है तो गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी, उल्टा अगर महंगाई ज्यादा है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी ताकि डिमांड कंट्रोल कर पाए। ये फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई भी एफर्ट्स करती है। आरबीआई वो हम बैंकिंग थोड़ा देख लेंगे जब बैंकिंग कराएंगे, आरबीआई किस तरीके से कम करती है या डिस्कस कर लेते हैं, छोटे पॉइंट्स ही हैं। एक बैंक रेट जानते होंगे आप, सुना है बैंक रेट के बारे में? तो बैंक रेट इंक्रीज कर देगी। तो बैंक रेट इंक्रीज करने से बैंक्स अपना लेंडिंग रेट इंक्रीज कर देंगे। बैंक रेट द रेट एट विच कंट्री सेंट्रल बैंक गिव लोन टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं वही बैंक रेट। अगर उन्हें लोन महंगा मिलेगा तो वो आगे लेंडिंग रेट इंक्रीज कर देंगे। लेंडिंग रेट इंक्रीज करने से जो बोरिंग होती है वो डिस्करेज होंगी, लोग महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पैसा नहीं लेंगे, और बोरिंग डिस्करेज होते ही मनी सप्लाई कम हो जाएगी और क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा बैंक्स का, और इससे डिमांड भी कम हो जाएगी। तो आरबीआई के अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक, थोड़ा सा बैंकिंग में देख लेंगे, इसको हम जब आएंगे। अभी हम एडीएस पर हैं तो उसमें एक चीज है मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सुना है पहले इसके बारे में? जो कॉन्सेप्ट नहीं सुनी है ना बता देना कि नहीं, थोड़ा डिटेल में कर दूंगा उसको। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिखते हैं। मल्टीप्लायर इसका मतलब ये होता है कि अगर इकोनॉमी में 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया गया, ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, तो इसके बाद कंट्री की नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी? तो कंट्री की नेशनल इनकम अगर डबल बढ़ जाती है, ये है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है और ये इंक्रीज इन नेशनल इनकम है। अगर 100 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का इंक्रीज होता है, पहले ऑलरेडी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से होगा इकोनॉमी के अंदर, 100 करोड़ रुपए और इंक्रीज किया गया है, तो इसके बाद कंट्री की नेशनल इनकम कितनी इंक्रीज होगी? तो इंक्रीज इन नेशनल इनकम अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इसका रेशियो मल्टीप्लायर 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लायर। अगर 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने पर ये 500 बढ़ता तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 हो जाती, 5 टाइम्स इनकम बढ़ गई आपकी। ठीक, तो ये मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इनकम कैसे बढ़ती है वो देख लेते हैं इकोनॉमी के अंदर। देखिए एक फॉर्मूला आपने देखा है कि K इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। देखो मल्टीप्लाई कर भी रहा है इन्वेस्टमेंट के साथ में, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और हम लोग जानते हैं कि नेशनल इनकम इक्वल्स टू C प्लस आई, ये AS है और ये AD है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पर AS इक्वल्स टू AD, वही सेम पॉइंट लिखिए, मैंने यहाँ डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा आई से ही मैं डेल्टा वाई से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, कर सकते हैं ऐसा मैथ्स में, तो ये कैंसिल हो गया। 1 इक्वल्स टू, ये किसका फॉर्मूला है? एमपीसी का, और ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई लिखा हुआ है, यानी कि इसको हमें लिखना है तो हमें लिख सकते हैं कि 1 अपॉन के इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। इसको उल्टा कर दिया, इसको कर दिया, तो जहां पे डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई है वहां 1 अपॉन के लिख सकते हो आप, तो ये 1 अपॉन के आ गया। 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू 1 अपॉन के, तो k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक, एक रिजल्ट आ गया, k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, पढ़ा होगा आपने ये। अच्छा बताइए कि k के साथ ये एमपीसी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? कैसा? रिया कह रही है कि इनडायरेक्ट है ना। हाँ ठीक, एमपीसी के साथ में इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है, मतलब एमपीसी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे एमपीसी की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, एक एमपीसी की वैल्यू 0 ले लीजिए मिनिमम, तो के की वैल्यू कितनी आएगी उस टाइम पर? 1 आएगी। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, याद रखना इस पॉइंट को। या एमपीसी की वैल्यू अगर देखना आदि
मैं 0.5 ले लेता हूँ, MPC 0.5, तो ये 0.5, तो K की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो आप देखो MPC की वैल्यू मैंने इंक्रीज की 0 से 0.5, तो K की वैल्यू 1 से कितनी हो गई? 2। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। MPC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? MPC की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? MPC की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो 1/1 - 1, तो K इक्वल्स टू 1/0, इन्फिनिटी। तो K की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगी, और MPC की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो MPC की वैल्यू बढ़ेगी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी साथ में बढ़नी चाहिए। अब कैसे बढ़ती है इनकम? क्यों बढ़ती है? इसका सिंपल सा एक रूल होता है कि MPC का मतलब क्या है? MPC अगर ज्यादा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी। इसका मतलब कि लोग अपनी एडिशनल इनकम का मैक्सिमम पार्ट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं। ठीक, MPC ज्यादा होने का मतलब है कि इंक्रीज्ड इनकम का मैक्सिमम हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है। और वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। अगर लोग ज्यादा इंक्रीज्ड इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करेंगे तो दूसरे की इनकम भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मल्टीप्लायर एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है कि वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। एक आदमी का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम होता है। लोग ज्यादा खर्च कर, MPC ज्यादा होने का मतलब लोग खर्च ज्यादा कर रहे हैं, एडिशनल इनकम में से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक, प्रोसेस जानने की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। MPC अगर हायर है तो K की वैल्यू भी हायर हुई, क्योंकि लोग ज्यादा खर्च, MPC ज्यादा मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो फिर सामने की इनकम भी ज्यादा बढ़नी चाहिए, दूसरे पर्सन की इनकम भी ज्यादा उसके साथ में बढ़ेगी। ठीक, इसका पूरा प्रोसेस था टेबल बनाकर लिखने का, वो इतना डिटेल में जानने की रिक्वायरमेंट्स को है नहीं। MPC अगर ज्यादा है तो फिर मल्टीप्लायर की वैल्यू भी ज्यादा होगी, क्योंकि वंस पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। अगर आप ज्यादा खर्च करेंगे तो इकोनॉमी में इनकम भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक, बस इसका फॉर्मूला याद रखना, K इक्वल्स टू 1/1 - MPC, और मल्टीप्लायर का फॉर्मूला K इक्वल टू डेल्टा वाई बाई नीचे डेल्टा आई। ये दो हो सकता है कोई न्यूमेरिकल छोटा मोटा सॉल्व करने के लिए इस पर बेस्ड में आ जाए, आना ही चाहिए, कोई ना कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स आ सकता है इस पर बेस्ड। ये आप फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते हैं, उससे भी, डायग्राम से भी, डायग्राम भी आपने देखा है, अभी देखना भी आप। ये लाइन ऑफ 45 डिग्री है, AS की लाइन, और ये AD का कर्व है, और यहाँ पर मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक, अगर गवर्नमेंट डिमांड को इंक्रीज करेगी, नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज होती है? कि आपको डिमांड को इंक्रीज करना है। ठीक, लेकिन डिमांड इंक्रीज करने के साथ साथ आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सप्लाई भी बढ़े। अगर हम गरीब क्यों है कंट्री गरीब होने का रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप मनी सप्लाई इशू करते हो, अगर आप ज्यादा नोट्स प्रिंट करते हो, तो डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन इकोनॉमी के पास ज्यादा गुड्स बनाने की कैपेसिटी है कि नहीं है? हाँ, अगर आपकी इकोनॉमी के पास कैपेसिटी है ज्यादा गुड्स को बनाने की, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मनी सप्लाई दे दीजिए, लोग डिमांड करेंगे, आप सप्लाई भी करते हैं। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड तो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाती, जिससे कीमतें बढ़ जाती, महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए बड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल रहता है गवर्नमेंट के लिए कि कैसे वो नेशनल इनकम को बढ़ाए और कैसे महंगाई कंट्रोल करे। क्योंकि अगर डिमांड उसने इंक्रीज, बिना डिमांड इंक्रीज किए नेशनल इनकम नहीं बढ़ा सकते, बट डिमांड इंक्रीज करते ही कीमतें बढ़ जाएंगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी लोगों के लिए। हाँ, सप्लाई बढ़ानी चाहिए बिल्कुल, और सप्लाई कैपेसिटी बिल्डिंग है। सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, बिजली पानी टाइम से, लाइट इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट ये सब अच्छे होंगे तो अपने आप बढ़े। वो मुश्किल है करना, उसके रिसोर्सेज चाहिए, पैसे नहीं ऑलरेडी। अगर आप देखिए, ये AD का फॉर्मूला है C+I। अगर हम डिमांड को ऊपर करते हैं, देखिए ध्यान से, ये डिमांड को ऊपर करता हूं तो ये AD इक्वल्स टू C+I प्लस डेल्टा आई। ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से डिमांड का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये कंट्री की, देखिए नेशनल इनकम पहले Y थी, अब Y1 पे आ गई। अब ये गैप कितना बड़ा होगा, कितनी नेशनल इनकम बढ़ेगी, वो डिपेंड करता है MPC कितनी, MPC पर डिपेंड करता है। MPC मतलब लाइन की स्लोप पर डिपेंड करता है। ठीक,
ये लाइन की स्लोप पे डिपेंड करता है या एमपीसी पे डिपेंड करता है कि ये गैप कितना बड़ा होगा। ये आपकी नेशनल इनकम यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, ये कब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से डिमांड बढ़ेगी इस तरह से। एडी का फॉर्मूला होता है सी प्लस आई, उसमें इन्वेस्टमेंट आपने इंक्रीज कर दिया डेल्टा आई, तो कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है तब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद कोई डिमांड क्यों बढ़ाएगा, फिर पर्पस से क्या, नेशनल इनकम तो बढ़ेगी नहीं, फिर हम क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये डिमांड कब आ गया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, एक पॉइंट और देखना जनरल, तो ये k इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी या k इक्वल्स टू 1/MPS, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू MPS होता है। ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है सेविंग के साथ। अगर सेविंग्स बढ़ेंगी तो कंट्री की नेशनल इनकम कम बढ़ेगी। ठीक, कंजम्पशन बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ेगी। पॉइंट याद रहेगा थोड़ा सा ये। अब एक चीज और देखना, अभी आपने देखा कि इक्विलिब्रियम नॉर्मल कैसे होता है, जहां पे कंट्री की सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है। ये डिमांड कर्व है और ये एएस कर्व है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। ठीक, अब यहाँ पे कोई फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अभी नहीं, नॉर्मल इक्विलिब्रियम है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक, तो इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम मींस पोजीशन ऑफ रेस्ट। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगी, जहां पे डिमांड सप्लाई के इक्वल होगा। डिमांड हमेशा सप्लाई के इक्वल ही आती है। इस दुनिया में बस एक ही सच्चाई है, भगवान के बारे में मैं नहीं जानता वो है कि नहीं, लेकिन डिमांड और सप्लाई ये सिर्फ दो ही चीजें इस दुनिया में है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। मैं जहां भी रियल लाइफ में जाता हूँ, कहीं भी जॉब में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो डिमांड और सप्लाई दो चीज से फेस होती है। जिस चीज की डिमांड है उसकी सप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस दो ही पावर से दुनिया बनी हुई है, एक डिमांड है, एक सप्लाई। तो यहाँ पर डिमांड, ये पॉइंट आ गया। अगर सपोज करो डिमांड सप्लाई की इक्वल नहीं है, बच्चा कहता है नहीं सर ऐसा है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए पॉसिबल है। हो सकता है कि डिमांड ज्यादा हो जाए। अगर डिमांड ज्यादा हो गई तो फर्म के पास स्टॉक मेंटेन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फर्म का वो स्टॉक धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक, डिमांड ज्यादा होने से फर्म का स्टॉक इन्वेंट्री कम होनी शुरू हो जाती है। डिमांड कौन करता है, डिमांड करते हैं कंज्यूमर या फिर फर्म्स। कंज्यूमर करते हैं कंजम्पशन गुड्स की डिमांड और फर्म करती है कैपिटल गुड की डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा इकोनॉमी के अंदर, तो मतलब कंज्यूमर और फर्म्स दोनों ज्यादा गुड्स परचेज कर रहे हैं, फर्म की इन्वेंट्री कम होनी शुरू हो जाएगी। जब इन्वेंट्री कम होनी शुरू हो जाएगी तो फर्म प्रोडक्शन बढ़ा देगी। प्रोडक्शन, इन्वेंट्री कम हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ा देगी, तो प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ता जाएगा, जहां तक डिमांड इक्वल टू सप्लाई ना हो जाए। और अगर डिमांड कम है इकोनॉमी में थोड़े समय के लिए, तो फर्म का जो स्टॉक होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं इकोनॉमी में। जब स्टॉक इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो फर्म प्रोडक्शन धीरे धीरे कम कर देगी। प्रोडक्शन कम करने से एएस भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कहां तक आ जाएगी, जहां तक डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो वो हमेशा इक्वल ही आएगा ही आएगा। अब इक्वल पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, वो एक अलग दो सिचुएशन हो गई। ये पॉइंट दिमाग में रहेंगे। ठीक, बाद में क्वेश्चन से कर लेंगे कैसे क्वेश्चन से बन सकते हैं, एमसीक्यू में कैसे कर सकते हैं। ये और एक अप्रोच कीन्स ने बताई कि सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, वो भी आपने देखी होगी। ये कर्व है एएस का, लाइन ऑफ 45 डिग्री, और ये कर्व है एडी का। ठीक है रिया जी, कौन सा स्कूल था 12th में बेटा, आर के पुरम, फरीदाबाद में। आपका बेटा अब काशीपुर है। वो वेब सीरीज काशीपुर वाली बबर लाला, एक वेब सीरीज आई थी उसकी। कौन सा काशीपुर, कहाँ पर है ये? अच्छा, उत्तराखंड वाला। अच्छा ठीक 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 ठीक। तो वहां से कैसे आना हुआ? अच्छा ठीक है, तो आप यहाँ पे आए हैं कि तैयारी हो जाएगी अच्छी आपकी। ताऊ जी रहते हैं, तैयारी अच्छी हो जाए, कजन में यहाँ रहते हैं। ठीक 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 ठीक, सही है, बढ़िया। वहाँ कौन सा स्कूल था? ठीक 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 जी।
जी। अब देखिए ये डिमांड इक्वल टू सप्लाई है, हमने एक कर्व नीचे बनाया, ये देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, इसके नीचे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे आदि, और ये एक सेविंग कर्व है, ये हम पहले से बनाना जानते हैं, सेविंग कर्व है, और ये पॉइंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ये हमने लिखा है ऐसे। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस लेके चलते हैं, फॉर सिंपलिसिटी कांस्टेंट मान लिया गया है फॉर सिंपलिसिटी। यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया है, तो जहां पे AD इक्वल्स टू AS होगा, उसी पॉइंट पर S इक्वल्स टू I भी होगा, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी होगा। देखो AD का फॉर्मूला क्या है, C प्लस I, और AS तो इनकम होती है, और इनकम मतलब C प्लस S, C कैंसिल हो गया, तो I इक्वल्स टू S। तो जिस पॉइंट पर AD इक्वल्स टू AS होगा, उसी सेम पॉइंट पर I इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग भी होगा। अब देखना पॉइंट, ये जो सिचुएशन इस पॉइंट के ऊपर की है, यहाँ एक MC क्वेश्चन बना के दूं, आप ये बताइएगा मुझे, एक MC को बना के देता हूँ, आपको आंसर देना है आपको इस पर, कि इकोनॉमी में सपोज करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए, नहीं, अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है क्या? ब्रेक इवन का मतलब क्या हो गया बेटा, देखना ये कंजम्पशन कर्व होता है, ये कौन सा कर्व है, नीचे कंजम्पशन कर्व बनता है, और ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट पर देखना सेविंग कितनी होती है, 0 होती है, ये आपकी वैल्यू हो गई जहां पे सेविंग 0 है, और ये इन्वेस्टमेंट यहाँ कंजम्पशन इक्वल्स टू इनकम, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, यहाँ डिमांड इक्वल टू सप्लाई। आपको बताना है कि किस सिचुएशन में आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है। जी, कब? सेविंग 0, अल्टीमेटली बात वही होगी, सेविंग 0 का मतलब या तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट 0 हो जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट 0 होने से सेविंग 0 हो जाएगी, तो आपका इक्विलिब्रियम ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकता है। नहीं 0 कर सकते, एक सिचुएशन दे दी उन्होंने सच्ची सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए, पॉसिबिलिटी तो है नहीं इन्वेस्टमेंट 0 होने की, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, इनकम से इंडिपेंडेंट है, एक सोचने का पॉइंट, थिंकिंग पॉइंट दे दिया बच्चे को, लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से। तो ये पॉइंट आपका, ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ये भी हमेशा इक्वल होंगी। अगर इनके सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है, तो सेविंग ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि लोग कम खर्च कर रहे हैं, तो कम खर्च करेंगे, तो खर्च कम कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं, तो फर्म का जो स्टॉक है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो फर्म प्रोडक्शन कम कर देगी, प्रोडक्शन कम करने से इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम होने से सेविंग जो है वो धीरे धीरे कम होकर इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। अगर सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो सेविंग धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। इसका अगर अपोजिट है, अगर आपकी देखो यहाँ पर सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट से, तो सेविंग कम है मतलब लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, लोग ज्यादा स्पेंड करने का मतलब है कि डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा होने का मतलब, इन्वेंट्री धीरे धीरे कम हो रही है, और जब इन्वेंट्री कम होगी तो फर्म प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी, जिससे इनकम बढ़ेगी, और सेविंग्स आपकी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, और इस पॉइंट पर ऑटोमेटिक इकोनॉमी आ जाएगी। ये हमेशा अपने आप बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो ये दो अप्रोच हो गई, AD इक्वल्स टू AS में है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस के लिए, AD/AS में से, थोड़ा सा नेशनल इनकम में से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे बीच बीच में, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर से हो गई है तरोताजा। उसी में से देख लेंगे क्वेश्चन सब। ये अप्रोच हो गई, दो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, कोई डिफिकल्ट ज्यादा नहीं है टॉपिक, बस मल्टीप्लायर के साथ MPC का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, वो दिमाग में रखना, कितनी कितनी MPC की वैल्यू होगी। अब थोड़ा बजट कर ले, क्या होता है बेटा बजट, रिया जी वैसे बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट का मतलब यहाँ पे है यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार बनाती है बजट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट बनाती है has an estimated expenditure और receipt को
ठीक तो बता रहे हो, ठीक बता रहे हो, कुछ ऐसी बात है। ठीक बता रहे हो। क्या होता है बच्चे? लवन्या, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेबिलिटी जिसमें एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रेवेन्यू या इनकम वो सभी या एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे ने कहा कि सर गवर्नमेंट एक बजट बनाती है, गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में, ठीक। तो गवर्नमेंट इस फिस्कल ईयर बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट का ये फिस्कल ईयर है। गवर्नमेंट सोचती है कि इस साल हमारे पास रिसिप्ट कहाँ से आएगी। रिसिप्ट मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट आ रही, वो चाहे इनकम हो या नॉन इनकम, कहीं से भी आए, बस पैसे अगर आते हैं उसको रिसिप्ट बोलते हैं। कैसा ही पैसा आए, एसेट बेच कर आए, बोरिंग आए, कुछ भी आए, बस गवर्नमेंट रिसिप्ट को यहाँ लिख लेती है। ये रिसिप्ट इस साल आएंगी, एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, और गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर इस साइड में लिख लेती है कि इतना पैसा जाएगा, कहीं भी जाए, एसेट बने, चाहे सैलरी में जाए, चाहे इंटरेस्ट पेमेंट में जाए, पैसा आपके पास से जाना चाहिए। तो इतने पैसे जाएंगे, गवर्नमेंट लिखती है, यहाँ से पैसे एक्सपेक्टेड है कि आएंगे। इसी का स्टेटमेंट जो है बजट है, ये एनुअली बनता है। बजट इज एनुअल स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक एस्टिमेशन है, पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ को जाए। तो गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को। जैसे आदि जी, मान लीजिए आदि पापा की सैलरी आती है, तो वो सैलरी भी एक रिसिप्ट है, और पापा अगर किसी से बोरो करते हैं वो भी एक रिसिप्ट है। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक सैलरी आ रही है मेरे पास और एक मैं उधार पैसे ले रहा हूँ, इन दोनों पैसों में कोई डिफरेंस लगता है? सेम टाइप के। कौन सा पे बैक करना पड़ेगा? बोरो जो हम करते हैं, ध्यान देना बच्चे, जो बोरो करते हैं ये हमें लाइबिलिटी क्रिएट करता है, यानी कि इस पैसे को मुझे वापस करना है, और जो मेरी सैलरी है वो मुझे वापस नहीं करनी है, वो मेरा मतलब कोई लाइबिलिटी क्रिएट उस पैसे पर नहीं हो रही। तो जिस पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है बोरिंग वगैरह पर, इसको हम लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये मेरी कैपिटल रिसिप्ट है। पैसा सेम टाइप से ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उस पैसे के अंदर है, एक पे लाइबिलिटी है, एक पे नहीं। इसको बोलते हैं, जिस पे लाइबिलिटी नहीं है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये पैसे पे कोई लाइबिलिटी नहीं है। और एक पैसा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना कोई घर बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, तो पैसा तो आ गया, लेकिन एसेट क्या हो गई? आधी एसेट मेरी कम हो गई। घर बेचने से पैसा तो आ गया, रिसिप्ट तो है वो, लेकिन उस पैसे के आने से एसेट कम हो गई। और अगर एसेट कम ना हो, सैलरी आती, कोई एसेट कम होती हमारी? सैलरी के आने से कोई भी एसेट कम नहीं होती, वो हमारा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू वो पैसा है, वो रिसिप्ट है, विच नीदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, और कैपिटल ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ये है रेवेन्यू में। 2 एग्जांपल हो गए। क्या एग्जांपल होते हैं इसके? एक हो गए आपका टैक्स से पैसा जो आता है, और एक नॉन टैक्स से जो पैसा आता है, ठीक। टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्स का क्या मीनिंग हुआ? टैक्स का क्या मीनिंग? रिया जी पूछ लेना बेटा क्वेश्चंस, जहां पे कोई लगता है चीज को डिटेल में आपको जानने की रिक्वायरमेंट है, ठीक, बताइएगा। टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द पीपल विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। ये कंपल्सरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को करते हैं, इसके बदले में कोई डायरेक्ट बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। जैसे आपने पिज्जा वाले को पैसे दिए, उसने पिज्जा दिया, डायरेक्ट बेनिफिट मिला, सरकार में ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं, कंपल्सरी पेमेंट है। टैक्सेस 2 टाइप के हो गए, एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया। दोनों में क्या डिफरेंस है डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में? बात सही, ठीक है, लवन्या का बात सही कहनी। डायरेक्ट टैक्सेस इनकम को इफेक्ट करता है, इनडायरेक्ट। अरे संदीप को छोड़ो, यहाँ देखो एक मिनट। इसकी भी रिस्पांसिबिलिटी होती है डायरेक्ट टैक्सेस की, किसी और पे आपकी इनकम में तो आप ही दोगे, बट इनडायरेक्ट की किसी और पे। जी जी, मतलब आप देखो टैक्सेस के बारे में 2 टर्म्स को याद रखो, एक होता है इम्पैक्ट टर्म होता है, और एक इंसिडेंस होता है। ये 2 टर्म्स है। इंसिडेंस का मतलब होता है एक्चुअल बर्डन, और इम्पैक्ट का मीन्स होता है लायबिलिटी टू पे। ठीक, एक होता है एक्चुअल बर्डन, एक है लायबिलिटी टू पे। इंसिडेंस एक्चुअल बर्डन और इम्पैक्ट लायबिलिटी टू पे।
तो दिस टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक सेम पर्सन पे हो, वो डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स, इम्पैक्ट इनकम टैक्स कौन पे करेगा? मेरी लायबिलिटी है और बर्डन भी मेरे ऊपर ही पड़ेगा, मेरी इनकम से ही पैसे जाएंगे, दोनों का सेम पर्सन पे। ध्यान रखना, इम्पैक्ट और इंसिडेंस, ये दो टर्म्स ध्यान रखो टैक्सेस के बारे में। और अगर ये दो इम्पैक्ट इंसिडेंस टू डिफरेंट पर्सन के ऊपर है, टू डिफरेंट पर्सन के ऊपर है, तब ये इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, जिसका एग्जांपल है आज की डेट में जीएसटी। जीएसटी का बर्डन आपके ऊपर पड़ता है, लेकिन लायबिलिटी टू पे आपकी नहीं है, वो शॉपकीपर की है, जिनसे आप गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे। बर्डन लेकिन आपके ऊपर है और लायबिलिटी टू पे उसका है। लेकिन इनकम टैक्स के केस में आपके ऊपर ही लायबिलिटी है और आपकी ही बर्डन भी आपके ऊपर ही है। कैपिटल गेन टैक्स इनकम टैक्स हो गया, कंपनीज के प्रॉफिट्स पे लगने वाला कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। ये दोनों कैसे हैं? ये डायरेक्ट टैक्स हो गए। और एक जीएसटी हो गया, एक वैट हो गया, वैल्यू एडिशन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी हो गई जो प्रोडक्शन पे लगता है, कस्टम हो गया जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगेगा, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। ये सब टैक्सेस आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएंगे। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस ध्यान रखो, बाकी कुछ नहीं है। ठीक, संदीप ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया डेफिनेशन को। इम्पैक्ट इंसिडेंस लाइज ऑन सेम पर्सन, इम्पैक्ट इंसिडेंस लाइज ऑन टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक, दो टैक्सेस हो गए आपके। इनकम टैक्स हमेशा किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। किसकी इनकम पे? इंडिविजुअल्स की या कंपनीज की। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। ये क्या चीज होती है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। जी, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का रेट भी बढ़ेगा। अगर आपकी इनकम 1 लाख है तो आपको 10% देना होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 रुपीज जाएगा। अगर इनकम 2 लाख हो गई तब 20% देना पड़ेगा, 20,000 रुपए जाएंगे। अगर इनकम 3 लाख रुपए हो गई तो 30% देना पड़ेगा, 90,000 रुपए जाएंगे। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का रेट भी आपके ऊपर बढ़ेगा। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, इंडिया में यही है। ये मैंने एग्जांपल लिया है। ठीक, ऐसे ही एक, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव, वो थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट नेचर का होता है। प्रोपोर्शनेट नेचर होता है, किसी की इनकम कोई भी हो, अगर वो टैक्स रेट सेम रहता है 10%, 10%, 10%। अगर कोई अंबानी जाएगा चीज लेने के लिए शोरूम में, 10% टैक्स है। अगर आप लेने जाओगे तब भी 10%। प्रोपोर्शनेट टैक्स है, सेम रहता है। इनकम बढ़े घटे वो टैक्स रेट सेम रहेगा। ठीक, तो ये प्रोपोर्शनेट नेचर का है और ये प्रोग्रेसिव नेचर, और ये इनकम पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। इसका इम्पैक्ट इंसिडेंस एक ही पर्सन पे होगा, उसका इम्पैक्ट इंसिडेंस दो अलग अलग पर्सन। ठीक, बाकी इनडायरेक्ट नॉन टैक्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हल्का सा एक मिनट देख लीजिए। नॉन टैक्स में फाइन्स लेते हैं हम, फीस लेती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है जब लोन्स देती है किसी स्टेट गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट के बाद में क्या करती है। और एक एस्टीट होती है, एस्टीट सुना है पहले? ये इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एंड लीगल हायर और विल। मतलब किसी को कोई प्रॉपर्टी में कोई लीगल हायर नहीं था तो गवर्नमेंट ने ले ली उसकी प्रॉपर्टी। एक है फोरफीचर। ये क्या है? जब कोर्ट कोई आप पे पेनल्टी लगाता है उसको फोरफीचर बोलते हैं। कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, तो आप पे पेनल्टी लगाता है कोर्ट, उससे जो पैसे मिलते हैं वो फोरफीचर है। और एक है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट मीन्स ये हुआ कि घर के पास में कोई डेवलपमेंट का काम हो गया, घर के पास कोई मेट्रो बना दी, कोई फ्लाईओवर बना दिया, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर होता है ना, उससे गवर्नमेंट कुछ डेवलपमेंट चार्जेस देती है, पानी के बिजली के बिल में जोड़कर चार्जेस दिए जाते हैं, वो स्पेशल असेसमेंट हो गया। घर के पास कोई पार्क बन गया, घर के पास कोई मेट्रो बन गई, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट के थोड़ा सा भाई हमको भी दे दो पार्ट, तो ये स्पेशल असेसमेंट हो गया। ठीक, ये नॉन टैक्स हो गया। ये कंपल्सरी नहीं होता, ये फीस फाइन्स ये नॉन टैक्स, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो पैसा आएगा उस पर ना तो कोई लायबिलिटी है ना तो गवर्नमेंट कोई एसेट कम कर रही है।
और कैपिटल रिसिप्ट, अभी एग्जांपल देखा आपने, बोरिंग, उधार लेना, कहां से लेती है गवर्नमेंट बोरो? आरबीआई से, कंट्री के गवर्नमेंट से, फॉरेन गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, कई सारे सोर्सेज है। एक है इसमें रिकवरी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। क्या मीनिंग होता है? डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है? जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी बेचती है तो डिसइन्वेस्टमेंट है। इससे गवर्नमेंट की एसेट, कंपनी एसेट होती है, कम हो जाती है। अभी गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेचा है, डिसइन्वेस्टमेंट है। अभी गवर्नमेंट ने एलआईसी बेची है, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? कंपनी बेचना, उसका कोई पार्ट बेच देना, कंपनी का थोड़ी हिस्सेदारी अपनी बेच देना, डिसइन्वेस्टमेंट है। एक है रिकवरी ऑफ लोन। ये कैपिटल रिसिप्ट कैसे है? हाँ रिया जी कुछ बताइए। रिकवरी ऑफ लोन को हम कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हैं, कैसे? नहीं पता? हाँ, मतलब जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, मैंने इसको, मेरे पास 5 लाख था तो मैंने 5 लाख इसको दे दिया। तो जैसे ही 5 लाख मेरे पास से इसके पास पहुंचा है, आदि के पास, मेरी एसेट बढ़ गई, एसेट मेरी बढ़ गई क्योंकि मुझे अब इंटरेस्ट से इनकम आई। लेकिन जब मैंने अपना लोन रिकवर किया, इससे 5 लाख वापस ले लिया, तो मेरी एसेट कम हो जाएगी, कैश बढ़ जाएगा मेरे पास, मेरी एसेट कम हो जाएगी क्योंकि अब मुझे इंटरेस्ट से इनकम नहीं आएगी। तो रिकवरी ऑफ लोन एसेट कम करता है, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट है। और इसके साथ साथ में एक होता है स्मॉल सेविंग। जो सेविंग्स हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं, गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ाती है, पैसा वापस करना है, ठीक, और बोरिंग्स लायबिलिटी बढ़ाती है। तो ऐसी चीजें, ऐसा पैसा जो सरकार के पास आ रहा है, लेकिन उससे या तो बोरिंग्स बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है, एसेट कम होती है, कैपिटल रिसिप्ट है। सेम रिसिप्ट दो टाइप की हो गई। पैसे का आना दो टाइप का हो गया, एक लायबिलिटी इंक्रीज करता है, एक लायबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगा। वैसे ही गवर्नमेंट का जाना है पैसे का एक्सपेंडिचर, तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप का है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल। कोई एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर का देंगे बच्चे? पढ़ाई नहीं की मतलब थोड़ा सा लगता है मुझे। हाँ, बच्चे ने की पढ़ाई, मेहनत की है, हाँ की है ना? हाँ, नहीं टर्म टू, टर्म 1 में काफी बड़ा टाइम मिल गया था आपको पढ़ने का, तो थोड़ा टर्म 1 पुराना हो चुका है, इससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, चीज तरोताजा हो जाएगी। मैं कहा जो चीज, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है अभी, मैं टच कर रहा हूँ, तो आप मुझसे कहना थोड़ा डिटेल में चला जाऊँ, नहीं तो अगर टच करना है सफिशिएंट है, सब चीजें हो रही हैं, इतनी चीजें ही है, माइंड में रिमाइंड हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पैसा जाएगा, पैसे के जाने से अगर एसेट बढ़ जाती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे मेट्रो वगैरह बना दिया आपने। और पैसे के जाने से अगर आपकी एसेट नहीं बढ़ती तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लाइक सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पेंशन वगैरह, कोई एसेट नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पैसा जा रहा है, तो या तो एसेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। वहां पैसा आ रहा था, तो या तो एसेट कम होगी या नहीं कम होगी, ठीक। अब मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो दो तरीके से आ सकते हैं, या तो मैंने अपना घर बेच दिया हो या सैलरी आ रही हो। घर बेचा है तो पैसा आ रहा है तो एसेट कम हो रहा है, सैलरी आ रही तो एसेट नहीं कम हो रही। तो यहाँ पैसा जा रहा है, तो या तो एसेट बढ़ेगी या एसेट नहीं बढ़ेगी, कम तो नहीं हो सकती, कम होने का पैसे का आना। और अगर आपने सैलरी ले ली तो एसेट बढ़ेगी, और यहाँ पर कोई लायबिलिटी भी कम नहीं होती, और यहाँ पे लायबिलिटी भी कम होगी। अगर आपने बोरो किया हुआ है वो वापस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा वापस कर दिया, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी आपकी, ठीक। आपको बस अपना सिलेबस जो है वो ठीक से पढ़ लेना है, कॉन्सेप्चुअल वाइज। कोई एग्जाम कंपटीशन का रुकेगा नहीं आपका। जो आपका अपना सिलेबस है, जो जितना आपकी 11th 12th क्लास में है, उतने सारे पॉइंट अगर आपको पता है तो एग्जाम रुकेगा नहीं। ये सारे कंपटीशन एग्जाम्स का ही है। अब इसमें हम थोड़ा सा डेफिसिट को समझ लेते हैं, वो थोड़ा एक पॉइंट टेक्निकल है। बजटरी डेफिसिट, पैसे के आने और जाने का हिसाब किताब हो गया। अब देखना डेफिसिट कैसे होता है, इस पॉइंट को समझना चाहिए, ठीक। डेफिसिट को समझिएगा आप। बजट को में दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट
ये रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, ये तो हो गए। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आ गया टैक्स, नॉन टैक्स, इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वो सब आ जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट में आ गया बोरिंग, उधार, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया सैलरी टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, पेंशन दे रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो आ गया, बुलेट ट्रेन हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गया, एसेट बन रही है आपकी। स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ में रीपेमेंट ऑफ लोन, ये गवर्नमेंट की एक्सपेंसेस है मोटे मोटे। ठीक, अब डेफिसिट 3 टाइप का होता है बजट में। बजट 3 टाइप से आता है। एक बजट आता है जिसमें गवर्नमेंट ये एस्टिमेट कर ले कि हमें 1 लाख रुपए आने वाले हैं और हमारे पास 1 लाख रुपए ही जाएंगे, तो गवर्नमेंट का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स के इक्वल आ गया, तो बैलेंस बजट, फिर कोई डेफिसिट नहीं है। अगर गवर्नमेंट को एस्टिमेट कर रही है कि हमारे पास 1 लाख आएंगे और गवर्नमेंट पास आ गए 1 लाख आएंगे और गवर्नमेंट 80,000 ही खर्च करेगी, तो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रिसिप्ट ज्यादा है 1 लाख और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कम है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का सरप्लस आ गया। 1 लाख आ गए, 80,000 ही गए, तो 20,000 रुपए सरप्लस हो गया। ऐसा भी बजट बनता है जिनकी बहुत इनकम होती है, यूएस वगैरह की। एक है इंडिया, गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है कि 1 लाख आएंगे और आप सब लोगों को पता है अच्छी तरीके से कि 1 लाख आएगा नहीं। 1 लाख आएंगे तो 1 लाख जाएंगे, लेकिन वो 1 लाख आते नहीं है, लेकिन चले जाते हैं 1 लाख। तो गवर्नमेंट पास आए थे 80,000 रुपए और चले गए 1 लाख, तो ये 20,000 रुपए का जो है ये बजटरी डेफिसिट है, यानी कि एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, एक साथ में। अब ये 3 टाइप का होता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट। ये कैसे बनता है? अगर आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, मान लीजिए 10, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हैं कम है 8, तो रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर ज्यादा है 10 है और रिसिप्ट मान लेते हैं कम है 8, तो डेफिसिट आएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि 10 माइनस 8, 2 रुपए। गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि हमें टैक्सेस से 10 रुपए मिल जाएंगे और हमें सैलरी वगैरह में 8 रुपए खर्च करने होंगे। बड़ा बैलेंस है गवर्नमेंट का हिसाब, जो पैसा टैक्सेस से मिलेगा वही पैसा सैलरी में जाएगा, यानी कि इस पैसे के आने से कोई एसेट कम नहीं हुई, जाने से एसेट इंक्रीज भी नहीं हुई, बिल्कुल बैलेंस। ठीक, अगर ये डेफिसिट आएगा तो क्या होगा? अब 2 रुपए तो कम आए, टैक्सेस से आपने 10 रुपए लिए और सैलरी में आपने, टैक्सेस में आपसे 8 रुपए आए और आपके सैलरी में चले गए 10 रुपए। ये 2 रुपए कहाँ से लाए थे आप? मिले तो आपको 8 रुपए थे और खर्च आपने 10 रुपए कर लिए, तो 2 रुपए का आपने डेफिसिट कहाँ से कवर किया? ये पैसा कहाँ से लिया आपने? ये पैसा आपने बोरो किया, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट आपकी लायबिलिटी बढ़ाएगा। या हो सकता है कि आपने कंपनी बेच दी, तो यानी कि ये आपकी एसेट कम कर, गवर्नमेंट कहती तो है, ये अभी गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी जब गवर्नमेंट बेचती है तो कहती है कि भाई हम कंपनी बेचने के बाद जो पैसे आएंगे वो एसेट कम हो रही ना हमारी, तो हम उस पैसे को वहां खर्च करेंगे जहां पर एसेट बढ़े। प्रॉमिस करती है कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करेंगे, सड़क बनाएंगे, रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे। उसको प्रॉमिस करती है देखो भाई इस कंपनी को बेचने से अगर एसेट कम हो रही है तो खर्चा ऐसा होगा जहां एसेट बढ़े, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। बीच में कभी कभी घाटा रेवेन्यू डेफिसिट में कवर करने के लिए, सैलरी देने के लिए उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है। ये पोजीशन अच्छी है किसी गवर्नमेंट के लिए कि उसको अगर एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो उसके लिए अपनी कंपनी बेच रही है। मतलब पापा को काम वाली आंटी की पैसे देने हैं, उसके लिए सोना चांदी बेचना पड़ रहा है, सब्जी लाने के लिए सोना चांदी बेचना पड़ रहा है। ये सिचुएशन ठीक नहीं है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट आपकी लायबिलिटी बढ़ाता है या एसेट कम करता है। और रेवेन्यू डेफिसिट के साथ एक और दिक्कत है, जितना ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट होगा कंट्री में इन्फ्लेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आप सैलरी ज्यादा दे रहे हैं। सैलरी ज्यादा देने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी इकोनॉमी के, ठीक, ध्यान देना, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करते हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे इकोनॉमी की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी,
फ्लाईओवर ज्यादा बनेंगे, मेट्रो ज्यादा बनेंगे, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अगर मनी सप्लाई ज्यादा भी हो गई है तो बैलेंस हो जाएगी सप्लाई से। लेकिन यहां पर बैलेंसिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ आपने पैसे हैंडओवर कर दिए, तो मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने से अल्टीमेटली डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, कीमतें वही बढ़ती रहेंगी आपकी। अब महंगाई बढ़ाता है, बजट में अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो कंट्री की इन्फ्लेशन बढ़ने ही बढ़नी है, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब आपने पैसा लोगों को ज्यादा दे दिया हाथ में और काम किया नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई नहीं इकोनॉमी, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। और ये दिखाता है कि गवर्नमेंट फेलियर को रिप्रेजेंट करती है। गवर्नमेंट अपने जो रैकरिंग इनकम से अपना रैकरिंग खर्चा पूरा नहीं कर पा रही है, उसे कंपनी बेचनी पड़ रही है। दिस बजट a deficit shows the inability of the government to cover its regular recurring expenditure from regular and recurring income। से गवर्नमेंट फेलियर को रिप्रेजेंट करता है कि गवर्नमेंट फेल हो गई अपने काम, इतना भी टैक्सेस से नहीं कवर कर पाए कि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेंटेन कर पाते हैं। इसके लिए भी कंपनी बेचनी पड़ रही है, महंगाई बढ़ाएगा। ठीक, तो इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा ये लायबिलिटी बढ़ाए गवर्नमेंट की एसेट कम करेगा और गवर्नमेंट के फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिर्फ रेवेन्यू का डेफिसिट है, टोटल डेफिसिट नहीं कहा अभी हमने। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, वो कैसे निकलता है? फिस्कल डेफिसिट निकलता है, रिया फॉर्मूला याद है? नहीं, ध्यान देना फिलहाल। अब ये ठीक है कि एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है या मेरिट बेस पर ठीक? सर हम एग्जाम देते हैं तो मेरिट बेसिस पे लग रहा है, क्योंकि अब तीसरी बार देना पड़ रहा है। मतलब पहले भी मेहनत की थी और अभी भी मेहनत ही कर रहा है, तो पहले वाले से अगर रिजल्ट मिलता तो अच्छा था। लेकिन 15% मेरिट का पता 98 99 99, इसमें एक बार को अगर मेहनत करे 15-20 चांस तो सबको मिल रहा है, सबको चांस मिल रहा है। हाँ, सच है। फिर भी नहीं, जिनके मेरिट में तो मेरे को पता है 90 पास भी नहीं है और 90 में भी कॉलेज में from BCom में तो 99% 98% लेडी है। हाँ, तो यहाँ पे कम से कम, लेकिन एक बात बहुत रियलिटी है, जिनके सीबीएसई में 98 आएंगे अभी भी एंट्रेंस भी उनका ही क्लियर होगा, ये भी आप समझ लीजिए आप। बाकी जिनके 90% है उसमें से 10% लोग हो सकते हैं कि वो अपना निकाल लें, लेकिन 90% लोग वही होंगे जो 98 वाला है, वही एंट्रेंस निकालेगा। नॉर्मल जो देखने को मिलता है हमेशा से ही वही है। जब आईआईटी के एग्जाम्स होते हैं तो आईआईटी के जो सिलेक्शन बच्चों का होता है वही होते हैं जो सीबीएसई में टॉप कर रहे होते हैं, वही आईआईटी में बैठे होते हैं। 10% 20% को छोड़ दीजिए आप, 20% हो सकता है कि बच्चे 80 या 70 वाले भी निकाल लेते हैं, उसमें भी रेशियो होता है उनका 10-20% होता है रेशियो, कि लॉजिकल रीजनिंग बच्चे की अच्छी है, एप्टीट्यूड अच्छा है, बच्चे ने टिक कर लिए क्वेश्चन तो अपना कर लिया, रट्टा नहीं कर पाए, सीबीएसई मार्क्स नहीं आ पाए, जो भी रीजन था। 10% बच्चे हो सकते हैं, 20%। सपना कौन सा कॉलेज लेने का है फिर आपका? ऐसे तो पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं किया। फिर भी एक सपनों में कोई कॉलेज तो होता है। डीओई था, नॉर्थ कैंपस। अच्छा अच्छा, सपना तो एसआरसीसी का था बट वो फिर कॉमर्स के हर बच्चे का वही सपना होता है। तो एसआरसीसी का। सर वो पता नहीं मुझे तो हिंदू अच्छा अच्छा हिंदू नहीं सिर्फ एफिशिएंट फाइनेंशियल स्टूडियो करता हूँ क्लियर। डेफिसिट, हाँ वो सीयूटी से भी ले रहा है स्टूडेंट्स ले रहे हैं सीयूटी से बट वो इंटरव्यू जी। तो अब बच्चे ने डेफिसिट फाइनेंसिंग पूछी है, तो जब गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोलती है कि भाई नोट प्रिंट करके हमको दे दो, तो आरबीआई के पास मशीन रखी हुई है, निकालते हैं पैसे, नोट प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। प्रिंटिंग न्यू करेंसी टू कवर द बजटरी डेफिसिट।
डेफिसिट को पूरा करने के लिए जब सरकार नोट ज्यादा प्रिंट कर लेती है तभी तो मनी सप्लाई बढ़ती है और उसी से इन्फ्लेशन होने के चांस होते हैं, महंगाई। अब इसमें फिस्कल डेफिसिट क्या है वो देखना बच्चे ध्यान से यहाँ पे। सर जब डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं तो रुपीस की वैल्यू कम होती है। हाँ, अब ऐसे डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया में अब नहीं होता, होते हैं। अब खत्म हो गया सिस्टम, बहुत पुरानी कॉन्सेप्ट है। अब ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई से बोलोगे बैंक रेट बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाओ, इसको ठीक करो, तो क्या और अगर सर जैसे इन्फ्लेशन है, अगर थोड़ा डेफिसिट फाइनेंसिंग करें तो बैलेंस कर सकते हो तो कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? डिफ्लेशन से पैसा आ जाएगा, पैसा, हाँ गवर्नमेंट ऐसा करती है, कर भी रही, लेकिन वो इतनी जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं होती, बैंक रेट रेपो रेट से काम चलता है, ठीक, नोट प्रिंट करने की इतनी जरूरत नहीं। ठीक, फिस्कल डेफिसिट क्या है रिया, देखना ध्यान से। यहाँ दो एक्सपेंडिचर है, 10 ये कर लिया मैंने, इसको मान लिया कि ये 5, दोनों एक्सपेंडिचर ले लेंगे, फिस्कल में दोनों आ जाते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट से गवर्नमेंट को ये 5 है, मान लेते हैं यहाँ पे 4 रुपीज मिले। अब गवर्नमेंट, ये 4 है एक्सक्लूडिंग बोरिंग, उधार को हटाकर, यानी कि रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट से, स्मॉल सेविंग से गवर्नमेंट कितने पैसे मिलते हैं? 4 रुपए। अब देखिएगा कितने गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर कितना है? 10 + 5, 10 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 5 कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक, माइनस रिसिप्ट कितनी है? 8 रुपया हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, 8 रेवेन्यू, और कैपिटल कितनी हो गई? 4, एक्सक्लूडिंग बोरिंग, इसमें बोरिंग को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। तो कितना बना फिस्कल डेफिसिट? 15 - 12 कितना आएगा? 3 रुपए। अब रिया इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए गवर्नमेंट को बोरो करने हैं, ठीक। फिस्कल डेफिसिट मींस कितना पैसा बोरो करना है हमें। अब देखना रिसिप्ट कितनी हुई? 8 + 7 12 और 3 15 और 10 + 5 15, जितना एस्टिमेटेड रिसिप्ट है उतना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस बजट हो गया, मतलब ये गवर्नमेंट ने अपना कर लिया। ये बात समझिए आप बच्चे, यहाँ पर हमने फिस्कल डेफिसिट के अंदर बोरिंग को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि बोरिंग ही तो निकालनी थी हमें कि कितना हमारा डेफिसिट होगा, ये कितना पैसा हमें बोरो करना पड़ेगा। तो फिस्कल डेफिसिट मींस बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हमें कितना पैसा उधार लेना है ये बताता है फिस्कल डेफिसिट, मींस बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कितना पैसा हमें बोरो करना है, ठीक। ये 3 रुपए बोरो करने पड़ेंगे, इसको इंक्लूड कर लेता तो ये 0 आ जाता, फिर तो बैलेंस हुए दोनों साइड में। तो डेफिसिट में हम निकालने के लिए उधार वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करते। तो फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया, देखिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला बन गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब एक बात देखना, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट हटा देता हूँ, माइनस करूँ तो रेवेन्यू डेफिसिट बन जाएगा, और ये बच जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये माइनस हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा है, अच्छा समझते हैं एक बार, ये हो गया फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा बताइए कि फिस्कल डेफिसिट बिना रेवेन्यू डेफिसिट के हो सकता है, या रेवेन्यू डेफिसिट का होना जरूरी है फिस्कल डेफिसिट? अगर 0 होगा रेवेन्यू डेफिसिट फिर भी फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। अगर रेवेन्यू डेफिसिट 0 है, मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू टैक्स से इतना पैसा आ गया है कि सैलरी हम दे पाए, उसके बाद भी गवर्नमेंट बोरो करती है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है अगर कैपिटल रिसिप्ट से, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा सिंबल होता है, इसका मतलब कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है इकोनॉमी में। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट हो रहा है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट का रेशियो ज्यादा है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा सिंबल नहीं माना जाए, इससे हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ती है।
और लेकिन अगर फिजिकल डेफिसिट है विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, उतनी नई मशीनें बना रहे हो, इकोनॉमी फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं। अगर पैसा ज्यादा इकोनॉमी में जा रहा है तो उतनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने की कैपेसिटी भी इंडिया के पास आ रही है, तो हम सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। अगर फिजिकल डेफिसिट विदाउट रेवेन्यू डेफिसिट है तो इन्फ्लेशनरी नेचर का होगा, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट विद फिजिकल डेफिसिट विद रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये इन्फ्लेशन नेचर का होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और फिजिकल डेफिसिट अगर ज्यादा इकोनॉमी के पास तो इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? रेट ज्यादा लेते हो रीपेड करने का भी सोचते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास डेफिसिट ज्यादा है तो डेफिसिट ज्यादा होने का मतलब है कि आपको बोरो ज्यादा करना पड़ेगा। बोरो ज्यादा करने का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ज्यादा देने का मतलब है कि आपने अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा लिया, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने से रेवेन्यू डेफिसिट फिर बढ़ेगा, जिससे फिर ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, फिर ज्यादा इंटरेस्ट, फिर ये सर्कल चलता जाएगा, ट्रैप में फंस जाएगी इकोनॉमी, डेट ट्रैप में। पाकिस्तान साथ ऐसा हुआ है, डेट ट्रैप में फंस जाएगी। तो रेवेन्यू गवर्नमेंट ने एक वादा किया था 2003 में, एक एक्ट लेके आई थी पार्लियामेंट में, नाम है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जल्दी ही अपना रेवेन्यू डेफिसिट जीरो कर दें और फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 3% के अराउंड रखेंगे। मतलब अगर हमारी इनकम 100 रुपये है तो हम 3 रुपए ही बोरो करेंगे, ठीक। लेकिन ये वादे पूरे अभी नहीं हो पाए। इंडिया में गवर्नमेंट के वादे तो पूरे कभी होते ही नहीं, हम जानते हैं। ये कोई इसमें वो नहीं, कोई वादा पूरा नहीं करती। तो ये डेट ट्रैप क्रिएट करता है। 10-15 मिनट और क्लास चलेगी, ठीक। और ये डेट ट्रैप क्रिएट करेगा, और ये इन्फ्लेशनरी नेचर का हो सकता है अगर रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, ठीक। नहीं तो नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उस वजह से डेफिसिट बन रहा है, तब फिर कोई परेशानी नहीं है। जैसे आपको कोई पापा को अच्छा कॉलेज लेना है, मेडिकल में किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है और 50 लाख रुपए फीस हो, पापा बैंक से 50 लाख रुपए लेके बच्चे की स्कूल की फीस दे देंगे चाहे कॉलेज की, क्योंकि बच्चे को पता है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बच्चे की एसेट फॉर्मेशन हो रहा है, बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, चुका देंगे बाद में, बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी, ज्यादा अर्निंग वाला बच्चा बन जाएगा, फिर लोन हम बाद में चुका देंगे। ये समझदारी, यहाँ 50 लाख का लोन ना सही है आपके लिए। लेकिन 50 लाख का लोन लेके लद्दाख घूमने जाना या स्विट्जरलैंड घूमने जाना, ये नुकसान है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया आपने, ये लोन फंसा देगा आपको, क्योंकि इससे कोई कैपेसिटी बिल्डिंग चुकाओ कैसे लोन। बेटिया डॉक्टर बन गई, बहुत समझ में आता है कि लोन चुका देगी, लेकिन आप स्विट्जरलैंड घूमने चले गए 50 लाख रुपए लेकर, ये पैसा कैसे लाएगा चुकाने की लोन, कैपेसिटी बिल्डिंग तो हुई नहीं कुछ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी गवर्नमेंट अग्निवीर को कह रही है कि 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे, ताकि ना पेंशन देनी पड़े, ना ये देना पड़े, ना वो देना पड़े, और हमेशा आर्मी मेंटेन रहे उसके पास। गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कम करना चाहती है। धीरे-धीरे करना चाहिए, एकदम से तो ऐसे लाओगे जिससे लोग तो पागल होंगे। लोग से पूरी लाइफ लगा रहे गवर्नमेंट जॉब के लिए और बोल के कि इसकी कुछ प्रॉफिट नहीं है। जब गवर्नमेंट अब सीधा सीधा नहीं कह पा रही है आपसे, लेकिन गवर्नमेंट का सीधा कहना यही है कि भाई किसी तरीके से आप अपना कोई बिजनेस देख लो, नौकरियां नहीं है, वो साफ साफ नहीं कर पा रही मजबूरी के तहत अपने। लेकिन मोदी जी बोलते रहते टाइम टाइम पे, भाई ये कर लो बिजनेस, वो कर लो, ब्लास्टर प्रोग्राम चल रहा है स्कूलों में, ये चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब को अब सब देखना जो है छोड़ देना चाहिए। गवर्नमेंट यही कहना चाहती है आपसे, वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रही है, लोग समझते नहीं है। वो गवर्नमेंट जॉब में बस सिक्योरिटी है, जॉब की हमेशा आपके पास, बस ये फायदा है। पेंशन से ना पुलिस और आर्मी में मिलती थी, अब वो भी हटा दी। 7-8 के बाद जो रिक्रूटमेंट हुए उनमें पेंशन नहीं है। मतलब अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ तो देखना, देख लीजिए, बाहर प्राइवेट में अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, करोड़ों लाखों में, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, सुना है इसके बारे में? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये हल्का सा फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिएगा फिलहाल। इसका क्या इम्प्लीकेशन है? फिजिकल डेफिसिट मींस आपको बोरो करना है इस ईयर में,
इस बोरिंग में से कितना हिस्सा पिछले साल जो बोरो कर रखा था उसके इंटरेस्ट में जाने वाला, वो आप हटा दीजिए। ये 90। अगर ये 100 हो गया, मतलब आपने 100 रुपया किस लिए बोरो किया, क्योंकि लास्ट ईयर के बोरो का इंटरेस्ट देना है, यानी कि बाकी कामों के लिए गवर्नमेंट को और ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे। अगर ये 0 हो जाता है तो ये दिखाता है गवर्नमेंट को बोरिंग्स और ज्यादा लेने पड़ेंगे। ये सिचुएशन ठीक नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मनमोहन सिंह जी ने दी थी, ये कैलकुलेट उन्होंने पहली बार इस दुनिया में किया। प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आप 100 रुपए बोरो करने वाले हैं, उन 100 में 100 का 100 आप इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, तो बाकी सब कामों के लिए गवर्नमेंट का और ज्यादा बोरो करने पड़ेंगे। इस साल कोई डेफिसिट था नहीं, बट वो पिछले साल के इंटरेस्ट देने के चक्कर में बोरो करना पड़ा। ये पिछले साल का इंटरेस्ट इतना बड़ा पार्ट है कि उसके लिए गवर्नमेंट को, बाकी इस साल गवर्नमेंट की इनकम सफिशिएंट है। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये फार्मूला पहली चीज तो पता होना ही चाहिए। तो ये भी इंप्लाई करेगा कि रेवेन्यू डेफिसिट भी होगा फिर, अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए कर रहे हैं बोरिंग दे रहे हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट फिर भी हो सकता है, बाकी तो खर्चे नहीं, ये नेसेसरली मीट नहीं करता जी, ये नेसेसरली उसको मीट नहीं करता। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये फार्मूला अपने आप में ध्यान रखिएगा। या फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट बस एक लास्ट टॉपिक छोटा सा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के। बजट क्यों बनाया जाता है, ये इतना पैसा हमारे पास आने वाला है, इतना पैसा जाएगा, ये बजट के अंदर फ्यूचर का होता है। ये बजट फ्यूचर का होता है कि नेक्स्ट ईयर में इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे। ठीक, लेकिन जब हम बजट बनाते हैं तो ये एस्टिमेट है नेक्स्ट ईयर का। 2023 और 24 में एस्टिमेशन है, हम अप्रैल 31, ये हम 28 फरवरी को ही बना रहे हैं 2023 को, कि इस साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 24 तक इतने पैसे खर्च होंगे। लेकिन ये तो एस्टिमेटेड डेटा है। इसी बजट में इससे लास्ट ईयर का एक रिवाइज डेटा भी होगा, यानी कि 22-23 का डेटा भी इसके अंदर होगा, वो रिवाइज होता है। और इसी बजट में 21-22 का एक्चुअल डेटा भी होगा। ये तो एस्टिमेट कर रही है गवर्नमेंट अभी। तो नेक्स्ट ईयर जो बजट बनेगा उसमें इसका डेटा होगा, लेकिन रिवाइज्ड। 2 साल गवर्नमेंट जो टाइम मिल जाता है तो उसमें गवर्नमेंट कंफर्म कर लेती है कि 2021-22 में जो एस्टिमेट किया था वो कितना एक्चुअल हुआ, कितना नहीं हुआ, वो 24 में मालूम पड़ेगा। तो इस बजट में लास्ट 2 बजट का डेटा होता है। बजट में सिर्फ ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर का ही डेटा होगा, लास्ट 2 सालों का डेटा होता है इस बजट के, क्योंकि वो भी तो एस्टिमेट किया था उस टाइम पर, वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ तो बात मालूम होनी चाहिए। तो इस ईयर के जो नेक्स्ट ईयर आएगा तो इस डेट का गवर्नमेंट इसका डेटा भी लेके आएगी अपने नेक्स्ट बजट की, एक्चुअल दोनों लेके आएगी। नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेटेड, इस साल का रिवाइज, क्योंकि एक ही साल अभी है, गवर्नमेंट पर डेटा नहीं है, बताओ तो एक्चुअल, इसके पहले वाला एक्चुअल हो जाता है। 2 साल का टाइम गवर्नमेंट को मिल जाता है। ठीक, तो बजट में सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं, लास्ट 2 सालों का डेटा भी रहता है, एक एस्टिमेटेड और 2 लास्ट ईयर के जो है कितने कितने हुए। ठीक, तो रिया जी आजकल पढ़ना पड़ रहा है, लाइफ थोड़ी खराब चल रही है। कहाँ लाइफ हसीन हुआ करती थी लॉकडाउन में, इधर उधर में, तो ये पढ़ाई लिखाई कुछ ज्यादा ही पड़ गई, तो लाइफ कहीं ना कहीं पैनिक हो रही है, परेशान हो रही है। तो ये अपना प्रेशर है कॉलेज लेने का, कि पापा से कुछ प्रेशर है कि भाई कॉलेज तो पढ़ो? बस आपकी अपनी ये चॉइस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन परेशानी वाला सबब है, कुछ 15 दिन और, लगभग 15-20 दिन का और दिक्कत रहेगी। बजट क्यों आता है, क्या इसका मोटिव है? हाँ जी, जो उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर जो उन्होंने प्लान किया था क्या वो उसमें स्टैंड करता है। बजट आने के पीछे जो मेन मोटिव है हमारे,
नहीं, ये इसमें इतने छोटे मोटे पॉइंट नहीं। प्लान्स और जो हमारे फाइनल प्लान्स है ऐसे करते हैं उसमें भी नहीं कर सकते। इकोनॉमी हाँ। बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है इकोनॉमी करने के लिए, लेकिन जो बजट का मेन मोटिव है वो ये है कि हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर है, इसको मार्केट बोलते हैं। ठीक, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है लोग उसकी सप्लाई करते हैं। अगर डिमांड वाइन की है, बियर शॉप की है, तो वाइन बियर बनेंगी। अगर डिमांड फूड ग्रेन्स की है तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। मार्केट इकोनॉमी में काम करेगा अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक, किसने अपनी वाइन शॉप खोल दी, 1 लाख रुपए अर्न कर लिए, भाई मार्केट के हिसाब से उसने काम किया, प्रॉफिट चल पड़ा। किसने अपना स्कूल खोला, उसको 10,000 रुपए के आसपास मिला, ज्यादा डिमांड नहीं थी। किसी ने अपना कुछ और काम खोल लिया, क्लोथिंग का काम शुरू कर लिया, 50,000 रुपए कमा पाया। मार्केट में लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्राइवेट नहीं करेगा। ठीक, सारे प्राइवेट्स नहीं करेंगे। जैसे गांव में स्कूल खोल, वो सब नहीं करेंगे क्योंकि वहां प्रॉफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो गांव में स्कूल खोलेगा, जो वेलफेयर वाला काम करेगा, उसको हम स्पेशल कंसेशन देंगे बजट के अंदर। तो बजट में गवर्नमेंट उसको टैक्स कंसेशन देगी कि भाई आपके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप गांव में अच्छा काम कर रहे हैं, गांव फैक्ट्री खोल रहे हैं। और जो ये वेल हार्मफुल वाले काम कर रहा है, वाइन शॉप खोल रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर से टैक्स लेगी, यहां से टैक्स इंक्रीज करेगी और इसको पैसे देगी। तो इसको बोलते हैं कि रिसोर्स को रीएलोकेट करना। एक बार एलोकेशन हो गया रिसोर्सेज का सबके पास, मार्केट ने एलोकेट कर दिया रिसोर्सेज डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, फिर गवर्नमेंट इसको रीएलोकेट करेगी, यानी कि उससे पैसे लेके उनको देगी जिनके पास रिसोर्सेज कम है। ठीक, इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और गांव में कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस से पैसा आएगा, यानी कि वाइन के ऊपर, गुटखा के ऊपर गवर्नमेंट खूब टैक्स लेगी, तो जो पैसे आएंगे उन पैसे से गवर्नमेंट गांव के में लोगों के लिए वेलफेयर के लिए काम करेगी। पाइपलाइन बिछाएगी, वाटर पाइपलाइन, उनको वहां पे स्कूल खोलेगी, ये सब काम करेगी जो मार्केट नहीं करता। यानी कि मार्केट हमेशा प्राइवेट गुड्स बनाता है और गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक गुड्स बनाएगी। पब्लिक गुड्स मीन्स जो गुड हम कलेक्टिवली यूज करते हैं, एक पर्सन के यूज करने से दूसरे पर्सन के लिए जो कंजम्पशन कम ना हो। जैसे रोड्स हो गई, वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब पब्लिक गुड्स होती हैं। पुलिस सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी है। तो गवर्नमेंट के बजट का मोटिव होता है कि ऐसी एक्टिविटीज जो हमारी इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है, टबैको वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना, खूब पैसा लेना, और अल्टीमेटली जो वेलफेयर वाली चीजें हैं वहां पे उनको सब्सिडीज देके इनकरेज करना। इसको बोलते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ, तो जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन हो कि आपको लगे कि कोई सरकार किसी एक्टिविटी को डिस्करेज कर रही है, उस पर हैवी टैक्स लगा रही है, किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, समझ जाना कि ये रीएलोकेट कर रही है, वाइन से पैसे को निकालकर स्कूल की तरफ बेच रही है, रिसोर्स को रीएलोकेट कर रही है दोबारा से। गवर्नमेंट का यही मोटिव ही होता है, गवर्नमेंट का काम ही ये करना है। वरना मार्केट के अकॉर्डिंग लोग पता नहीं क्या करना शुरू कर देंगे, जिसकी डिमांड है उसकी सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत रिच बन जाएंगे। और वो चीज हमारे लिए इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है कि नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? फिर गवर्नमेंट देखती है कि भाई ये काम में लोग पैसा तो है लेकिन ये काम अच्छा नहीं है, इस काम में पैसा कम है लेकिन ये काम बड़ा अच्छा है, तो कैसे करें? ये तो बहुत पैसा कमा लिया, गलत काम करता है, वाइन बनाता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर खूब टैक्स लगाएगी, उससे खूब पैसे लेके इस वेलफेयर वाले बंदे को सब्सिडीज देगी कि आपका काम बड़ा अच्छा है, सोसाइटी के लिए वेलफेयर वाला काम है, बस आपके पैसे कम थे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उसका काम खराब है लेकिन पैसा बहुत ज्यादा उसके पास, तो गवर्नमेंट वहां से पैसे निकालकर इसको देके रिसोर्स को फिर से रीएलोकेट कर देगी। गवर्नमेंट का काम ही रीएलोकेशन है, वो इस दुनिया में आई ही रीएलोकेशन करने के लिए। मार्केट एलोकेशन करता है, गवर्नमेंट रीएलोकेशन करती है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना। सेकंड है, गवर्नमेंट देखते होंगे कि आप गवर्नमेंट कई सारी गरीबों के लिए योजनाएं लेके आती है, वेलफेयर स्कीम लेके आती है। जैसे एक उज्ज्वला योजना आई है, नाम सुना है इसका? उज्ज्वला योजना का नाम नहीं सुना? ये तो पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगेगी, हाँ उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मोदी की फोटो बनी होती है ऐसा। वो एलपीजी गैस, बिल्कुल। पुअर्स को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जितने भी गरीब फैमिलीज हैं गवर्नमेंट उन्हें फ्री गैस कनेक्शन देगी।
तो जब आप नहीं मिलती है, सब्सिडीज नहीं है, हाँ हाँ कम कर दी, पुअर्स को मिलती है, पुअर्स प्राइस भी बढ़ा दी सिलेंडर, सरकार क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, तो डेवलपमेंट करने की कैसे फायदा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आपने चुना है सरकार को, आप पब्लिक ने, जनता ने चुना है, जनता को लगा कि अच्छी है तो एक बेकार है, दूसरा बेकार है, तो बेकार तो नहीं। ये तो है, लेकिन अब क्या ऑप्शन आपके सामने जो है वही रहेगा। अपने अपने फायदे हैं गवर्नमेंट्स के बनने के, ना वो सेवा वगैरह नहीं बनते, तो आप भी जान रहे हैं। सेवा करने के लिए कौन इतनी इलेक्शंस लड़ेगा, इतने पैसे डालेगा, तो हम बिजनेस है। कुछ तो हो रहा है वैसे, लेकिन नाम के बराबर जितना इंडिया को करना चाहिए डेवलप, उसका 50% भी नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना कर नहीं रहे, फ्लाईओवर हाईवे तो काफी अच्छे से बनाया है। वो कर रहे हैं, ऐसा ही योगी ने कुछ नहीं कर रहा है, हाँ। क्राइम का थोड़ा कर रहा है, जब फालतू चीजें कर रहा है, जैसे नाम चेंज कर रहा है, हाँ उसमें करोड़ लगा रहा है, हाँ रोड पर बेटर है। और सही ये है। देखो तो नाम चेंज करके पता नहीं कुछ करेंगे, कुछ पॉइंट ही नहीं है उसमें। रामचंद्र मीनार रख देंगे, कृष्ण मीनार रख देंगे, कुछ ना कुछ। उसके लिए तो बहुत पॉइंट है, उसको जिसने वोट किया था वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ बहुत खुश होंगे जिस मुद्दे के लिए उसने, उन्होंने लोगों ने और दिया। जो सर्विस में उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दी ना फिर। वही तो वो कह रहा है कि सेवा करना बंद करो, खुद अपना खुद देख लो, अपना खुद देख लो। हाँ मतलब बिजनेस में आओ तो प्रॉफिट होगा, वरना नहीं। प्रॉफिट वगैरह तो नहीं होगा, ठीक वही एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। हाँ सबको रिस्क नहीं देगा, इसको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, तो तभी तो वो कमांड नहीं कर रहा, आपको बस दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, करो करके। अपना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भैया को इन सब मुद्दों से मतलब नहीं इतना आसान। जी, तो उज्ज्वला जब भी लगे आपको कि गवर्नमेंट कुछ फ्री दे रही है किसी को, गरीबों को चीज फ्री प्रोवाइड कर रही है, कुछ ऐसा क्वेश्चन टाइप से हो, और रिच के ऊपर टैक्स लगा रही है, जब ऐसा लगे आपको, तो उसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गवर्नमेंट इनकम इनइक्वालिटीज को कम कर रही है। रीएलोकेशन में अलग बात है, वहां प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल कर रही है, यहाँ पर इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, रिच पर टैक्स लेकर जो पैसे आएंगे उससे गरीबों को हम फैसिलिटीज देंगे, किचन गैस कनेक्शन देंगे, फ्री अनाज देंगे, फ्री राशन देंगे, ये सब चीजें, ताकि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट बड़ा इंक्रीज कर पाए। तो दूसरा पर्पस होता है कि जी सर रीएलोकेशन का मतलब क्या है? रीएलोकेशन का मतलब है कि मार्केट में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है, जैसे वाइन शॉप खोलना, तो वाइन शॉप में तो खूब प्रॉफिट मिलेगा आपको, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये काम हमारी इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन वेलफेयर नहीं होगा। बाकी खादी प्रोडक्शन हो गया, स्कूल वगैरह हो गए, गवर्नमेंट कहता है ये काम बड़ा अच्छा है, तो खादी के ऊपर, वाइन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा ताकि इसको डिस्करेज करे, और जो पैसा आएगा उसे हम ये खादी प्रोडक्शन में या स्कूलों को सब्सिडीज देने में खर्च करें। तो गवर्नमेंट रीएलोकेशन में कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी को डिस्करेज करती है, कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज को इंकरेज करती है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर गवर्नमेंट रिच पर टैक्स लगाती है, पुअर को फैसिलिटीज देती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट का काम है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट करना। इकोनॉमी में प्राइसेस ऐसे बढ़ते रहते हैं, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है, प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, धीरे धीरे प्राइस बढ़ने चाहिए। बहुत बढ़ गए पब्लिक परेशान, बहुत कम हो गए प्रोड्यूसर भाग जाएंगे, रेट गिर गया अगर तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे, डिप्रेशन आ जाएगा इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना छोड़ देंगे। मान लीजिए मैं कोई बिल्डर हूँ, मैंने फ्लैट लिया 5 लाख का, वो रेट हो गया उसका 50,000 का, थोड़े दिन बाद मुझे नुकसान हो जाएगा, काम छोड़ देंगे। रेट बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ने चाहिए इकोनॉमी के। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट का काम होता है प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आना। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई कम करने की कोशिश करेगी, तो इसमें गवर्नमेंट अपना टैक्सेशन का पार्ट बढ़ा देगी। मैं देखा आपने पीछे अभी टैक्स बढ़ाएगी और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी, तो टैक्स बढ़ने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, खर्चा गवर्नमेंट कम कर देगी, तो गवर्नमेंट का जो बजट बन जाएगा वो सरप्लस बजट आ जाएगा।
यानी कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट सरप्लस बजट लेके आएगी। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा इकोनॉमी में है तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी ताकि आपकी इनकम कम हो। टैक्स बढ़ाएगी तो इनकम बढ़ेगी, खर्चा कम कर देगी ताकि मनी सप्लाई कम हो। ठीक, तो इस तरह से एक बजट बनता है सरप्लस बजट। और उल्टा है, कीमतें बहुत गिरी हुई हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई बढ़े, और ये कब होगा? जब टैक्सेशन कम किया जाएगा। गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी तो आपको पैसे ज्यादा बचेंगे, उनसे आप डिमांड करेंगे तो प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है और अपना खर्चा खूब बढ़ा रही है ताकि खूब पैसे लोगों के हाथ में आए, जिससे कि गवर्नमेंट को डेफिसिट बढ़ेगा। तो डेफिसिट का बजट लाया जाता है इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालने के लिए। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने खूब खर्चे स्टार्ट किए जिससे कि हमें इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालना है। तो डेफिसिट बजट बनाया जाता है इकोनॉमी को डिप्रेशन से निकालने के लिए, और सरप्लस बजट बनाया जाएगा, कीमतें बहुत ज्यादा इकोनॉमी में ऑलरेडी। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सरप्लस बजट आएगा और ड्यूरिंग डिप्लेशन डेफिसिट का बजट बनाएगी गवर्नमेंट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट बढ़िया दिमाग में रहेंगे। हाँ, एसआरसीसी में जाना है अगली बार, मिलना है वहीं पर। मेरा घर वो एसआरसीसी के सामने ही है फिलहाल, नॉर्थ कैंपस में। इधर एसआरसीसी है, इधर कमल नगर, वहीं रहता हूँ मैं। तो सेंट स्टीफन इन सब कॉलेज के बीच में ही घर है, तो आते रहते हैं बच्चे, देखते रहते हैं, तो मैं वहीं से आता हूँ। मैं तो खालसा कॉलेज में था, हमें यही पढ़ने का अपना मित्रों को यही शौक था, है ना, अपना बुलेट और खालसा कॉलेज, बस थोड़ी सी पढ़ाई उसमें बहुत पुरानी बातें हैं ये तो। ठीक, एक बुलेट चाहिए थी, एक खालसा कॉलेज चाहिए था, और थोड़ी सी पढ़ाई चाहिए थी, वो हमने कर ली। सर आपने म्यूट कर लिया था। क्या है जी, कुछ और बात चल रही थी जी। तो ये अगर ड्यूरिंग इन्फ्लेशन है, प्राइसेस ज्यादा रहेंगे, तो प्राइस ज्यादा होने से गवर्नमेंट, फिर इन्फ्लेशन हो जाती है तो गवर्नमेंट खर्चा रोक देती है, ताकि गवर्नमेंट खर्च कर देगी, वैसे ही कीमतें बढ़ी हैं, खर्च करने से लोगों को पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाएगी, मेट्रो बनाएगी, लोगों के अंदर पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे और इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट खर्चा कम कर देती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ऊपर से टैक्स बढ़ाती है, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लोग, टैक्स बढ़ाओ, इनसे पैसा ले लो। ये सब चीजें गवर्नमेंट लेके आती है, ये एक स्टेबिलिटी होती है। बजट का एक मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब बच्चे ने बोला था इकोनॉमिक ग्रोथ लेके आती है। ग्रोथ कैसी होती है इकोनॉमी की? ये छोटा सा पॉइंट है, गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर टैक्स कम करती है, अभी रियल में कम किया है। ड्यूरिंग कोविड में गवर्नमेंट ने कंपनी से बोला हम आपसे टैक्स कम कर रहे हैं, 30% की जगह आप सिर्फ 20% टैक्स देते। पर्पस ये है कि जब कंपनी पर टैक्स कम होगा तो कंपनी की सेविंग्स बढ़ेगी। गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही तो कंपनी की इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। जब सेविंग बढ़ेगी तो कंपनियां इन्वेस्टमेंट्स करेगी, और इन्वेस्टमेंट करेंगी तो ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। ग्रोथ का मतलब कंट्री की नेशनल इनकम का बढ़ना। अब कंपनी ने कितना किया नहीं किया एक अलग चीज है। जब सरकार ने टैक्स किया तो कंपनी पर सेविंग्स तो बढ़ गई, अपनी सेविंग्स को कंपनी ने ओल्ड डेट चुकाने में खर्च कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया। एक्चुअली सिचुएशन कुछ अलग हो जाती है। गवर्नमेंट एक आइडिया के हिसाब से चलती है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो रियल में कुछ चीजें और हो जाती है। गवर्नमेंट के पास जब सेविंग्स बची, पब्लिक कंपनी के बाद कंपनी ने अपने पुराने डेट देने में खर्च कर दिया पैसा, खत्म, इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। तो कभी कभी चीजें अपने रियल लाइफ में अलग तरीके से चलती है। या गवर्नमेंट से कहती है कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको हम टैक्स कंसेशन देंगे, कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन लगाती। कोविड का टाइम था, फर्स्ट वेव में ऐसा हुआ। और अगर ये एक रास्ता तो ये है, दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करे। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ेगी ज्यादा गुड्स बनाने की।
इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया रोड अच्छी बने, फ्लाईओवर अच्छा बने, मेट्रो अच्छी बने। ठीक, मान लीजिए आप मैं हूँ, मान लीजिए मैं बस बाइक अगर मुझे आप दे देंगे तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप मुझे इंटरनेट दे देंगे तो मेरी ट्यूशन पढ़ाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इंटरनेट से हम दूर के बच्चे से पढ़ा सकते हैं, बच्चा जुड़ा हुआ सामने, बागपत से जुड़ा हुआ है, तो बागपत से बच्चा कैसे जुड़ गया? इसके जुड़ने से कुछ पैसे मिले हमें। ये कैसे जुड़ा? ये जुड़ा जब इंटरनेट फैसिलिटीज थी। अगर इंटरनेट फैसिलिटीज ना होती तो ये बच्चा नहीं जुड़ पाता, तो हमारी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है पढ़ाने की। हम बस सिर्फ लोकल बच्चों को पढ़ा पाते जो आसपास रहते हैं ग्रीन पार्क से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटरनेट वगैरह हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, मतलब हमारी ज्यादा गुड्स बनाने की कैपेसिटी बढ़ती है, हम प्रोडक्शन बढ़ा पाते हैं। आपके सामने है। वैसे ही जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली कंट्री की ग्रोथ भी होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट जो भी करेगी वो टैक्स और सब्सिडीज के थ्रू करेगी। वो चाहे रीएलोकेशन हो, चाहे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, चाहे स्टेबिलिटी है, चाहे प्राइसेस है, गवर्नमेंट में दो ही चीजें हैं, टैक्स और सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब कुछ इनसे ही करेगी। ठीक, इनको ध्यान सुनना और इसको हल्का नोट कर लेना जाकर कहीं ना कहीं पॉइंट्स। ठीक, टिक करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, कर लेंगे टिक। ये है, बच्चे ने बताया, बाकी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करती है और रीजनल ग्रोथ करती है। मान लो बैकवर्ड रीजन फैक्ट्री लगानी है बिहार वगैरह में, गवर्नमेंट टैक्स में काफी कंसेशन दे देगी ताकि बैकवर्ड रीजन में फैक्ट्री लगे। ठीक, और दिल्ली के एनसीआर में लगाते हो तो गवर्नमेंट टैक्स आपसे ज्यादा लेगी। ठीक, ताकि इस एरिया का बैकवर्ड रीजन का डेवलपमेंट हो। तो इक्विटी भी गवर्नमेंट का एक मोटिव होता है, इक्वल रीजनल इक्वालिटी भी एक मोटिव है, इंटरपर्सनल इक्वालिटी भी और रीजनल इक्वालिटी। तो रिच के ऊपर टैक्स लेकर जो पैसा आएगा गरीबों को फैसिलिटी देने में खर्च करेंगे, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो इनकम को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना गवर्नमेंट का पर्पस ही है, वेलफेयर और इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज कम करना और रीएलोकेट करना रिसोर्सेज को। गवर्नमेंट बनी ही रीएलोकेशन के लिए है, वरना मार्केट के हिसाब से लोग काम करते रहते हैं। तो रिया जी अब तो क्लास रोकते हैं। अब क्या प्लान इस बात है कि सर हो गया सर खत्म। जी बेटा जी। कोई डाउट अभिनव हो आप फोन कर लीजिएगा, डाउट कोई अनुभव को कोई डाउट होता है अभिनव आपको तो आप कॉल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? कोई डाउट्स अगर नहीं पूछ पाए हैं तो कॉल कर सकते हैं, ठीक, तो देख लेंगे। जी। कुछ पेपर कर लेते हैं सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं थोड़े से। बाकी बैंकिंग तो बहुत इजी है, क्वेश्चंस में कोई टॉपिक अगर आ गया तो मैं देख लूंगा हल्का फुल्का। मनी सप्लाई का आंसर से पॉइंट। सर माइक्रो की भी ज्यादा प्रैक्टिस करा। तो माइक्रो का मैं एक बार थोड़ा सा सब क्वेश्चन मंडे कर लो क्योंकि कल टेस्ट है तो पहले तो नहीं पढ़ पाएंगे। कल टेस्ट है कौन सी? ठीक अच्छा ठीक है, मंडे हो सके तो संडे को ठीक संडे कर लेते, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास नॉर्मल कर लेंगे, या अगर आप कहोगे तो माइक्रो में कुछ टॉपिक समझा दूंगा आपको। ठीक अच्छा माइक्रो के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक, जो क्वेश्चन उसके आएंगे उस साथ में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल वही कर लेते हैं, ठीक है। एक आइडिया क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा कैसे करना है, उसी के साथ में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने क्लास से जरा। Thank you.